Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, in today's video we are going to study about how to add the vectors, how to subtract the vectors, what we will get if we multiply a vector by a scalar, and we will study about position vector, and at the end we will study about the section formula. So I hope you will like my video. Now without any further delay, let's start the video. स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारे पास हमारे नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन द सिमिलर वे हम वेक्टर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास टू लॉज होते हैं। पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द सेकेंड वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ को समझते हैं। सपोज करो आपके पास स्पेस में कहीं पे भी दो वेक्टर पड़े हैं। ठीक है, नाउ वी नो द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिस्प्लेस एनी टू वेक्टर्स विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने इन दो वेक्टर्स को इस तरह से डिस्प्लेस किया दैट दे विल बिकम द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने ए वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और बी वेक्टर को यहाँ पे, सो दैट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। सो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके डायगोनल को सी वेक्टर कंसिडर कर लिया। अब आप समझो कि पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि आपने दो वेक्टर लिए, आपने उसे क्या से रिप्रेजेंट कर दिया, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कर दिया आपने उसे रिप्रेजेंट। तो जो इन दो वेक्टर्स का सम होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायगोनल। ठीक है, सो दिस ओ आर वेक्टर इज नथिंग बट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्लियर? सो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यहाँ से क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि आप एक वेक्टर, ये जो ओपी है, ओपी वेक्टर है, प्लस ये जो ओ क्यू वेक्टर है, इन दोनों का सम एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा, एक्चुअल में इनका सम इक्वल होएगा ओ आर वेक्टर के, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और यू कैन से दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू सी वेक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब एक बार जो बुक्स में डेफिनेशन होती है वो भी पढ़ लेते हैं हम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their sum C vector is represented by the diagonal of the पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है उससे हम उसके सम को रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स। अब ये जो वेक्टर है ये को इनिशियल है दोनों वेक्टर्स के, इवन की तीनों के तीन वेक्टर कैसे है, को इनिशियल है। को इनिशियल वेक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तीनों ही वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ये ओ क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, पी आर वेक्टर के। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस ओ पी आर वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर। ये मैंने किया है बाय 1। मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ 1 इक्वेशन में ओ क्यू की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, पी आर रिप्लेस कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, जब मैंने ये ओ क्यू की जगह पी आर ले लिया तो मेरे पास आ गया ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इक्वल टू ओ आर वेक्टर। ठीक है, अब मैं अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है कि दिस साइड प्लस दिस साइड, ये दोनों किस में है, सेम ऑर्डर में है। इसकी डायरेक्शन ऐसे, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर में है, बट इन दोनों वेक्टर का जो सम आया ना वो किस ऑर्डर में आया, वो इनसे रिवर्स ऑर्डर में आया, इस ऑर्डर में। अगर तो ये भी इस ऑर्डर में आता, इस साइड आता, तब हम कहते हैं कि तीनों का ऑर्डर सेम है। बट यहाँ पे इसका ऑर्डर ऐसे, इसका ऑर्डर ऐसे, तो इनका सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इज इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सो यही हमारे पास होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक बार इसकी भी डेफिनेशन से गो थ्रू हो जाते हैं। ये क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर
आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। मीन्स आपने ये एक ट्रायंगल कंसीडर की, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि सेम ऑर्डर में ये दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये जो थर्ड साइड होगी इस ट्रायंगल की, जो ये थर्ड साइड होगी, ये एक तो इसके रिवर्स ऑर्डर में होगी और किसके इक्वल होगी, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगी, ठीक है। ये हमारे बेसिकली है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लॉ। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि सबसे पहले देखो सब्ट्रैक्शन के लिए ना हमें क्या करना है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम एडिशन की बात करते हैं। मान लो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर की कोई। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ABC नाम दे देते हैं, सबसे पहले नामकरण करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं इस BC वेक्टर को क्या नाम दे रही हूँ, इसे मैं दे देती हूँ ए वेक्टर, और ये सेम ही ऑर्डर में इसे मैंने दे दिया बी वेक्टर नाम, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में होगा और किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। इतना तो कुछ नया नहीं किया हमने, यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे को इस बी वेक्टर का रिवर्स वेक्टर लिखना है, वो क्या होता है, अब जो रिवर्स वेक्टर होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो सेम रहता है एज ऑफ बी वेक्टर बट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये अगर बी वेक्टर है सो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देती हूँ ए डैश। अब मैं इस ट्रायंगल पे अगर अप्लाई करूँ अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो क्या बनेगा, तो ये साइड किसके इक्वल आएगी, एक तो इसकी रिवर्स डायरेक्शन होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इसकी ये है इसकी ये है तो इसकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर के, विच इज नथिंग बट द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। So students, if you want to subtract a vector b vector in a vector, then what will you do, you will find the reverse of b vector and then add that vector in a vector, you will obtain a vector minus b vector। अब एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कहती है कि if a vector and b vector are two vectors, then the subtraction of b vector from a vector is defined as the vector sum of a vector and reverse of b vector, and it is denoted by a vector minus b vector। So students, अब हम देखते हैं कि जब मैं किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ then what will I obtain। So students, I have make a reel on this topic, you can watch this reel, I will mention the link in the description box, and this will be a visualization of all the thing which we have done till now। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक वेक्टर गिवन है, आप जिस भी स्केलर से उसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो जो वेक्टर अब नया वेक्टर बनेगा उसका स्पोर्ट पहले तो सेम रहेगा वेक्टर का, और आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दोनों का स्पोर्ट सेम रहेगा। क्या डिफरेंस होगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर्स टाइम हो जाएगा नए वेक्टर का। जैसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले अगर उसकी लेंथ 4 थी, अब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। जितने भी टाइम आप उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम बढ़ जाएगा। ये तब है जब आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट अगर आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट इम्पैक्ट वही होगा जैसे अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 की जगह, तो क्या होगा, अब मैग्नीट्यूड -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास एक बारी देख लेते हैं इसे, मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है कुछ, ठीक है, मैंने इसे अगर हाफ कर दिया, मान लो 1/2 ए वेक्टर कर दिया, तो अब ये स्पोर्ट तो दोनों का सेम रहेगा, बट आपका जो ये इतना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर, हाफ हो जाएगा। मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने -2 ए वेक्टर कर दिया, ठीक है। सो ये 1,
ये 2, सो ये हो गया -2 ए वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक वेक्टर कंसीडर करती हूँ। मान लो इस वेक्टर की लेंथ 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब मुझे पता है जो ये यूनिट होता है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ये इसकी यूनिट वेक्टर है और इसे मैं ए कैप से डिनोट करती हूँ। ये पूरा वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो ए वेक्टर है ये एक्चुअली 3 टाइम्स ए कैप है। 3 बारी जब मैं इतने यूनिट वेक्टर्स को ऐड कर रही हूँ तभी मेरे पास ए वेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 3 है एक्चुअल में ये 3 है क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही तो है इनटू ए कैप। सो यहाँ से बेसिकली मेरे को क्या मिला, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि अगर मेरे को किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। हर जगह वेक्टर्स में इसका यूज होता है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करती हूँ, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या होती है, हमारी z एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन O। ठीक है, अब मैंने ना इस स्पेस में कहीं पे भी एक पॉइंट P कंसीडर कर दिया, लेट्स टेक दिस पॉइंट P x y z। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर OP वेक्टर। ठीक है, सो हमारे पास स्पेस में भी कोई भी पॉइंट गिवन है उसका हमें क्या करना है, ओरिजिन से जो ये वेक्टर बनता है ना, ओपी वेक्टर, दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हम अब अगर मैं इस पूरे वेक्टर को आर वेक्टर नाम दे दूं, सो हम क्या कहेंगे, दैट दिस आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल से, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी with respect to origin O is R वेक्टर। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, अगर मुझे P वेक्टर का, इसका OP वेक्टर का या R वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ, और ये लेंथ कैसे आएगी, डिस्टेंस से। डिस्टेंस फार्मूला मेरे को पता है क्या होता है, √x - 0 का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मान लो ये मेरे पास 2 पॉइंट स्पेस में कहीं पे गिवन है, ये है A, ये है B। ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लिया, ये AB वेक्टर। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर in terms of position vectors of its end points। ठीक है, A के पोजीशन वेक्टर और B के पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में मैं अब इस AB वेक्टर को एक्सप्रेस करूंगी। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसके पोजीशन वेक्टर्स लिखती हूँ। A का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, A का पोजीशन वेक्टर बनेगा OA वेक्टर और B का क्या बनेगा, OB वेक्टर। ठीक है, मैंने OA वेक्टर को क्या नाम दे दिया, OA वेक्टर को नाम दे दिया A वेक्टर एंड OB वेक्टर को नाम दे दिया B वेक्टर। इसे मैंने नाम दे दिया A वेक्टर, इसे दे दिया B वेक्टर। सो अब हमारे पास A वेक्टर क्या है, A वेक्टर हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, एंड B वेक्टर मेरे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। ठीक है, तो अब इन ट्रायंगल OAB व्हाट we have OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू होगा OB वेक्टर के।
बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मेरे पास ये चीज आ जाएगी। सो यहाँ से ओ ए वेक्टर की क्या वैल्यू है, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, डेट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर की क्या वैल्यू है, बी वेक्टर के। ठीक है, सो ए बी वेक्टर यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर मेरे पास क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए वेक्टर क्या था मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने अब क्या किया, हमने कोई भी एक वेक्टर जो हमें स्पेस में गिवन था, आई रिप्रेजेंट दैट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, सो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट था जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन फार्मूला पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सेक्शन फार्मूला क्या है, हमारे पास दो तरह से डिफाइन होता है। एक तो तब डिफाइन होता है जब हम इंटरनली डिवाइड करते हैं, और एक तब होता है जब हम एक्सटर्नली डिवीजन करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो मैंने मान लो स्पेस में कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ओरिजिन ओ है। नाउ सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर is a position vector of this A with respect to the origin O, and this B vector is a position vector of this point B। ठीक है, और इसको मैंने एक ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया C वेक्टर कंसीडर करते हैं, जो कहीं पे भी ले लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ये C वेक्टर कंसीडर कर लिया। ये क्या है, ये इस C पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। कहीं पे भी इसने ऐसे डिवाइड कर दिया ए बी को, दैट वेक्टर इज डिवाइडिंग ए बी इन रेशो एम एन। ठीक है, सो अब मुझे ये बताना है कि ये जो सी वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है सी का, इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को दिख रहा है कि ये जो ए सी ओवर में सी बी है, ए सी ओवर में सी बी है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है m बाय n के। एनी डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज n टाइम्स ए सी विल बी इक्वल टू m टाइम्स सी बी। क्लियर। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वेक्टर ले लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, n टाइम्स ए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, m टाइम्स सी बी वेक्टर के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बताओ मेरे को, जरा रफ में काम करते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, जो ये ए सी वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ठीक है, ए सी वेक्टर कुछ इस तरह जा रहा है, सो ओ ए प्लस ए सी विल बी इक्वल टू होगा ओ सी के। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू होगा ओ सी वेक्टर के। ठीक है, अब ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू होगा सी वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास ए सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, ए सी की जगह n टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू m टाइम्स। सिमिलरली ये जो सी बी वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, नाउ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज, ये यहाँ से हमारे पास क्या है कि सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, सो अब मैं इस सी बी वेक्टर को कहाँ पे पुट कर दूंगी, ये सी बी वेक्टर को यहाँ पे पुट कर देती हूँ, इसकी वैल्यू विच इज बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या बना, एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर। ठीक है, सी वालों को इकट्ठे कर लो, तो ये हो जाएगा एन सी वेक्टर
प्लस एन एम सी वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। सो यहाँ से हमारे पास सी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, तो एन प्लस एम सी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास सी वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर ओवर में एम प्लस, एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो सी वेक्टर है जो इसे एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, एम टाइम्स बी वेक्टर एन टाइम्स ए वेक्टर ओवर में एम प्लस एन के। ठीक है, सो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर आपका किसके इक्वल आ गया, एम टाइम्स ओ बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ओ ए वेक्टर ओवर में एम प्लस एन। और आई कैन से डेट कि ये जो एम प्लस एन ओ सी वेक्टर है ये मेरे पास किसके इक्वल आया है, एम टाइम्स ओ बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ओ ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मेरे को मिला कि मैं इन दोनों का सम करके उसे सी टाइम्स लूंगी, डेट विल बी इक्वल टू एन टाइम्स दिस वेक्टर और एम टाइम्स दिस वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब अगर अभी तो मैंने इसे एम रेशो एन में डिवाइड किया था, क्या हो अगर ये मिड पॉइंट पे आ जाए, क्या हो अगर ये 1:1 में डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड कर दे, तो इस केस में m और n की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो अगर ये हमारा इक्वली डिवाइड कर दे तो उस केस में हम क्या करेंगे, m को 1 ले लेंगे, n को 1 ले लेंगे, तो पुट कर दो यहाँ पे m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1। सो मेरे पास c वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाय 2k। ठीक है, और यहाँ से सिमिलरली यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ओ सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। ठीक है, सो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ओ सी वेक्टर। एनी डाउट? नो डाउट। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल फार्मूला आता है। तो एक्सटर्नल फार्मूला क्या होता है, बेसिकली मान लो आपके पास ये है 2 पॉइंट्स ए बी थे आपके पास, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपने ए का ओ ए का ले लिया ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये ओ बी का आपने पोजीशन वेक्टर ले लिया बी वेक्टर। अब यहाँ पे इंटरनली ना डिवाइड करके यहाँ पे सी डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, सो ये आपके पास सी वेक्टर है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में। अब इसका क्या फार्मूला बनता है, इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो प्लस का साइन था ना, बस जहाँ जहाँ माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा। सो इस केस में सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर ओवर में एम माइनस एन। So students, let's wind up the video here. In the next video we are going to study about the components of vectors in 2D and 3D, and we will also try to cover collinearity and coplanarity in the same video, so that we can make a separate video of DCs and DRs, which is nothing but the direction cosines and direction ratios. So now that's it for the today's class. Have a blissful day ahead everyone. Bye bye, take care.